हेलो बच्चों, मैं सचिन तिवारी योर केमिस्ट्री टीचर। तो जो नया हमारा टॉपिक है आज, तो ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियोस जो आपने देखी हैं उसमें हमने एल्किल हैलाइड्स या एरिथेटिक हैलाइड्स का प्रिपरेशन मेथड्स की डीप स्टडी की है। अब इस वीडियो में हम एरोमेटिक हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग मेथड जो रिकमेंडेड है आपके कोर्स सिलेबस में। तो एरोमेटिक हैलाइड जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है हम पढ़ने किन कंपाउंड को वाले हैं, तो वो आपको क्लियर है कि या तो हम क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इनकी स्टडी करेंगे। कुछ हद तक हमको बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड इस तरह के कंपाउंड भी मिलेंगे जिनकी स्टडी हम करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में जब एरोमेटिक हैलाइड बनाते हैं तो उसमें कुछ बहुत सारी कंसेप्ट्स को क्लियर होना चाहिए। वो ये कि जब हम एरोमेटिक रिंग लेंगे और रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो मोस्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस जो होंगी, बेंजीन रिंग की जो मैकेनिज्म थी वो कौन सी थी, वो आपने 11th में थोड़ा सा स्टडी किया होगा, और वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एस जो ई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें और क्या स्टेप्स आएंगे या बाईमोलिकुलर हो जाएगा तो क्या स्टेप्स आएंगे, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन अगर हमें बनाना है तो क्या करें, तो पहले तो ये क्लियर है कि मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम ये बोले हैं कि अगर मैं बेंजीन को सिर्फ लूं और मैं बिना मैकेनिज्म किसी बच्चे को बोलूं कि यार बेटा रिएक्शन कराओ आप क्लोरीन की, ठीक है, यहाँ पर FeCl3 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो इसमें हमको मीडियम के रूप में कोई ना कोई लिविस एसिड तो जरूर रखना पड़ेगा। लिविस एसिड का यहाँ काम क्या होगा, तो FeCl3 एक लिविस एसिड है। लिविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल है उससे जाके बोलेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के कारण ये इंड्यूस करेगा जिससे कि हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको कैटायन और एनायन मिलेंगे, फिर आगे प्रोसीजर शुरू होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है तो किसी न किसी लिविस एसिड की प्रेजेंस कंपलसरी हो जाती है, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। रिएक्शन हुई, अगर मैं बिना मैकेनिज्म के बच्चे को बोलूँ कि यार इसको बस ऐसे सीख लो, तो वो बोलूँगा ये देखो HCl निकल गया, और HCl निकल गया तो ये मिल गया क्लोरोबेंजीन और HCl फ्री हो गया। लेकिन ये एक बेस्ट वे नहीं है पढ़ने का, ये एक तरीका हो गया, हाँ सीख गए। ये उनके लिए है जिनको सब कुछ बनता है या फिर कुछ भी नहीं बनता तो उन्हें इसको रट लिया, सब कुछ बनता है तो वो शॉर्ट में इसको समझा दिया। लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें तो सबसे इंपॉर्टेंट FeCl3 है, और इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो बोले यार जो FeCl3 है वो क्लोरीन को इंड्यूस करेगा और बोलेगा कि भाई मैं हूँ लुईस एसिड एंड आई वांट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इसको इंड्यूस करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस होने पर पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा एक क्लोरीन एटम पे। अब स्वाभाविक है इसके क्लोजर ये क्लोरीन एटम है तो इस पे शिफ्ट हुआ तो ये Cl प्लस और ये Cl माइनस हो गया, और ये FeCl3 ने उस Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लिया और उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ये FeCl4 माइनस में चेंज हो गया। अब ये असली चीज जो है वो ये आपको दिख रही है, ये है क्या, क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल यानी क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस बाय क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ऑल द chlorination reactions of aromatic compound always take place by the chloronium electrophile, ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब जब ये क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो ये बेंजीन के पास जाएगा, और बेंजीन को आप यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, एक पोजीशन पे हाइड्रोजन ओपन कर लो। अब ये Cl प्लस बोलेगा कि भाई मैं हूँ इलेक्ट्रोफाइल, आई वांट टू अटैच, तो बेंजीन बोलेगा यार कि कहाँ जोड़े,
तो ये अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट कर देगा। जब ऐसा करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया है तो माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से गया है तो प्लस चार्ज, अब बाकी जो है एज इट इज रहेगा। अब Cl प्लस को यहाँ माइनस चार्ज दिख रहा है तो ये इस पे अटैक कर देगा और ये अटैच हो जाएगा जाके उस कार्बन से। जब ऐसा होगा तो ये H भी जुड़ा है, ये Cl भी आके जुड़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये देख रहे हो कि ये एक आपको स्टेट मिल गई जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर एक ही कार्बन पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल और जाने वाला दोनों कंडीशन, दोनों सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हुए हैं, यानी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और उसमें भी बाई मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन रही है। अब बेंजीन सिलेक्शन करेगा कि इन दो में से मैं एक को रखूं एक को हटाऊं, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको रखेगा और वीक वाले को हटाएगा। तो बेंजीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ऐसा करने से अब क्या होगा, बोले यार यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन बचेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये प्लस चार्ज जो था वो खत्म हो गया और बाकी एज इट इज ये आपको प्रोडक्ट तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन, और साथ में निकल गया कौन, H+। अब ये H+ क्या करेगा, ये FeCl4- से बोलेगा कि भाई वो Cl- लौटा दो जिससे कि कार्यक्रम आगे बढ़े, तो उसका Cl- लेके HCl में बदल जाएगा और मीडियम अपनी एक्चुअल फेज में आ जाएगा FeCl3। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कराने से हमको प्रोडक्ट तैयार हुआ और वो प्रोडक्ट हुआ क्लोरोबेंजीन। तो ये जो शॉर्ट तरीका है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें आपको मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं होगा, आप प्रॉपरली जान ही नहीं पाओगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो आपको कोशिश करना चाहिए मैकेनिज्म को लिख लिख के, कई बार लिख के पढ़ना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें क्या इंटरमीडिएट होंगे, कैसे होगा, किस तरह से प्रोसीजर होगा। तो आप कोशिश करिए इसको कई बार लिखिए, है ना। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर उसी को देख के रफ कॉपी में कई बार लिखिए, या आप जानते हैं प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं आप, तो कोशिश करिए ये बने। अब मैं ये कहूँ कि ठीक है मैंने बेंजीन से मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया बच्चों। अब बेंजीन में जब कोई ग्रुप मैं लगा देता हूँ, तो आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है कि क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कुछ भी है, तो आपको ये मालूम हो जाता है कि अगर कोई ग्रुप लगेगा तो वो ग्रुप दो तरह के होंगे, या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्लियर। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनको कैसे पहचाने और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनको कैसे पहचाने। तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि जब खाली बेंजीन रिंग होती है तो उसमें कोई इशू नहीं होता और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जाके अटैच होता है और जहाँ पर उसको जगह मिलती है। तो बेंजीन के 6 कार्बन में आप कहीं भी जोड़ दो, सब कुछ एक ही नाम होगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन जब बेंजीन में कोई ग्रुप लगा होता है तो फिर दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में कोई सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा हो। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप कौन से होते हैं, बोले यार जैसे सभी हैलाइड यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन का कोई भी ग्रुप, ईथर, एमाइन, ये सिंगल बॉन्डेड है, जो भी आप लगा सको, है ना, ये सब सिंगल बॉन्डेड है, Cr3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में कोई सिंगल बॉन्डेड ग्रुप अटैच है तो these single bonded groups are act as electron pair donor. Clear? So all the single bonded functional groups are act as electron pair donor and these donate their electron pair to benzene ring to increase the electron density at ortho and para position in resonating structure. Therefore, during the reaction, the attacking electrophile is attached
at the ortho and para position to form two derivative as the product. One is ortho derivative and second one is para derivative. तो बेंजीन में अगर ये ग्रुप लगे होते हैं तो ये हमेशा ऑर्थो पैरा ग्रुप डेरिवेटिव ग्रुप कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाते हैं। कैसे आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लूँ और मैं आपको बोलूँ कि लेट मान लो मेरे पास कोई सिंगल बॉन्डेड ग्रुप बेंजीन के अटैच्ड है और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लेट क्लोरोबेंजीन ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आप बोलोगे कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, लेकिन इसको अगर मैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रूव करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑल द सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बिकॉज दीज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, by which we conclude that during the reaction the attacking electrophile, which is a positive charged species, attached obviously at the position of negative charge, which one are ortho and para. तो इतना हो गया कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो पॉजिटिव चार्ज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है या पैरा पे है। कैसे, देखिए जैसे क्लोरीन है, मैंने कहा कि ऑल द सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो स्वाभाविक बात है ड्यूरिंग द रेजोनेंस ये लोन पेयर पाई में बदला, तो आप जानते हो लोन पेयर पाई में तो पाई लोन पेयर में, इससे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा और इस नए स्ट्रक्चर में आप देखो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एज इट इज हुआ। ये नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आया है, बोले 60 डिग्री पे आया है, यानी ऑर्थो पोजीशन है। जब बेंजीन से 60 डिग्री पे पोजीशन बनती है तो वो ऑर्थो बनती है। सिमिलरली अब ये न्यूट्रल होना चाहते हैं क्योंकि जितने भी कार्बन बेंजीन के सब न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो ये लोन पेयर चेंज इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज चेंज इनटू लोन पेयर, तो आपको एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये Cl+ रहेगा, ये लोन पेयर यहाँ पाई में बदल गया, ये पाई यहाँ लोन पेयर में बदल गया, बाकी एज इट इज। ये पोजीशन कौन सी है बच्चों, बोले यार ये तो पैरा पोजीशन है, थीटा 180 डिग्री है, यानी ऑर्थो मिला पैरा भी मिला और रेजोनेंस कराएं तो ये लोन पेयर पाई में तो पाई लोन पेयर में। अब आपको एक और नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस नए स्ट्रक्चर पे आप देखो क्या हो रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे आया तो नेगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज। अब ये पोजीशन कौन सी है बच्चों, बोले यार ये थीटा 60 डिग्री पे आ गया, यानी ये फिर से पोजीशन ऑर्थो है। कुल मिला के ये क्लियर हो रहा है कि ग्रुप या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। फाइनली आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फाइनल स्टेट लाते हो जिसमें बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, ये लोन पेयर फिर से पाई में और ये पाई फिर से लोन पेयर में, तो अपन फाइनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और फाइनल स्ट्रक्चर में सब कुछ एज इट इज हो जाता है। लेकिन बस अंतर ये आता है कि आप लास्ट और फर्स्ट पे ध्यान दो, तो फर्स्ट में पाई बॉन्ड यहाँ से शुरू हुआ है और लास्ट में पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। तो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से हमको ये क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग always changed. That is why the resonance phenomena of benzene ring is known as delocalization of pi bond. Delocalization of pi bond. Clear? तो आपको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि जितने भी सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप हमको पढ़ने हैं वो सभी सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप बेंजीन में रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या तो पैरा पे जुड़ता है, जुड़ता दोनों जगह पे है और दो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आपको देता है, एक ऑर्थो डेरिवेटिव और एक पैरा डेरिवेटिव। ओके, क्लियर? तो इसमें आपको ये रेजोनेंस बनाते पड़ना चाहिए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बेंजीन रिंग में जब रेजोनेंस कराया जाता है तो उसको कैसे होता है। आपको
कंसेप्ट तो पहले क्लियर होना चाहिए कि कोई बोलते हैं कि वाई क्लोरोबेंजीन एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड या फिनॉल ऑर्थो पैरा क्यों है, आपको कोई बोलते हैं एनिसोल ईथर क्यों है, एनिलीन क्यों है, तो आपको बनना चाहिए। यहीं पर दूसरा जो कंडीशन आती है कि जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड है या डबल पाई बॉन्ड है, कुल मिला के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सभी मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। आप ध्यान में रखो, M फॉर मल्टीपल डायरेक्टिंग, M फॉर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, M फॉर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, M for multiple, M for meta. All the multiple bonded functional group are act as meta directing group. जितने भी फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डेड है, वो सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एल्डिहाइड, देख रहे हो आप, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो ये हुआ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एसिड क्लोराइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एसिड एमाइड मेटा डायरेक्टिंग डबल बॉन्ड, ईस्टर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा डबल बॉन्ड। अगर मैं बोलूं आपको कि बच्चों साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, आइसोसाइनाइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्राइट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, बोलो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। दीज फंक्शनल ग्रुप आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ये मल्टीपल बॉन्डेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचते हैं और खुद हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज, और बेंजीन रिंग में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान ऑर्थो और पैरा पर, जो अभी ऑर्थो और पैरा आपने पढ़े डायरेक्टिंग ग्रुप, वहाँ नेगेटिव चार्ज आया था, लेकिन इन ग्रुप के लगे होने पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों जब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ऑर्थो के बगल में कौन है, मेटा, पैरा के बगल में कौन है, मेटा। तो जब ऑर्थो या पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट शुड एज्यूम दैट द मेटा पोजीशन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। देयरफॉर ड्यूरिंग द रिएक्शन द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अटैच्ड एट मेटा पोजीशन टू फॉर्म मेटा डेरिवेटिव एज अ प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात? जैसे आपको मैं एक स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है तो आप कैसे कहोगे कि वो मेटा डायरेक्टिंग है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेट मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मैं ले लेता हूँ एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब आप बोलोगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको प्रूव करो। तो मैंने थ्योरी क्या बताई बच्चों कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है, भूखा प्यासा है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए सैचुरेट होने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर किससे लेगा? बेंजीन रिंग से ले लेगा। तो बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पेयर ले लेगा, तो इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? बोलोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि पिछले ग्रुप्स जो सिंगल बॉन्डेड थे उसमें ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बस चार्ज जो एराइज होता है वो ऑर्थो पैरा पे ही होता है। देने वाला होगा तो ऑर्थो पैरा नेगेटिव होगा, लेने वाला होगा तो ऑर्थो पैरा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दो, तो पहले अपने पाई बॉन्ड को लोन पेयर में बदल के अनसैचुरेशन करेगा, तो ये लोन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ, जिससे उसकी बैलेंसिंग पूरी हो जाए। ऐसा करने से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा है ऑक्सीजन ने तो नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, बाकी है एज इट इज। ये पोजीशन कौन सी है बच्चों? ऑर्थो है। अगर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट शुड एज्यूम दैट इसके बगल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज होगा,
इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने की कोशिश करेगा वो ग्रुप में जाएगा नहीं, वो तो रिंग पर अटैक कर रहा है ना, क्योंकि रिंग सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हो। तो ये बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा। क्लियर? सिमिलरली फिर से अगर मैं और रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तब आप बोलोगे कि बच्चों अब क्या होगा, ये न्यूट्रल होना चाहता है तो ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब देखो रोटेशन भी अपोजिट हो रहा है। जब ऐसा होगा तो ये डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी एज इट इज। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया है। जब पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इट शुड एज्यूम दैट द मेटा पोजीशन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। चाहे आप ये वाली पोजीशन एज्यूम कर लो, चाहे ये वाली पोजीशन एज्यूम कर लो, चॉइस इज योर। यार इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि हम 5 स्ट्रक्चर बना लें, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज अराइज हो रहा है, इसलिए आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि मेटा पे हम एज्यूम करेंगे कि नेगेटिव चार्ज, इसलिए प्रोडक्ट के रूप में आपको मेटा डेरिवेटिव मिलेगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 12th में आपने 11th में ये फाइनली पढ़ा था, लेकिन जब आप 12th में इंटर कर रहे होते हैं और कोई भी ऑर्गेनिक में एरोमेटिक रिएक्शन करा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों का जो मैंने बताया, मैंने एक बार समरी और करता हूँ। मैंने ये बताया कि बेंजीन रिंग में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो ग्रुप की रिएक्शन, जो ग्रुप होंगे वो रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए डायरेक्टिंग नेचर का बिहेवियर शो करते हैं। ये डायरेक्टिंग नेचर के जो बिहेवियर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को आप स्कूल भाषा में एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब सच टाइप ऑफ ग्रुप विच एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बाय इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज at the carbon atom of the benzene ring. All the single bonded functional groups are act as ortho-para directing group because these groups are act as electron pair donor group, and in resonating structure this increases the electron density or negative charge at the ortho and para position of the benzene ring. Therefore, during the electrophilic substitution reaction, the attacking electrophile is attached at ortho and para position of the benzene ring to form 2 derivative as a product. One is ortho and second one is para derivative. Okay, clear? Second case, अब इसको आप ये भी कह सकते हो कि since these groups activate the benzene ring for such reaction, और such की जगह आप electrophilic substitution reaction, that is why such groups are known as activating group. Clear? अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करें तो ऑल द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब इसमें क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा एल्डिहाइड बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी बेंजीन की नेगेटिविटी जो आनी चाहिए थी किसी कार्बन पे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी बेंजीन को रिएक्शन प्रोसीड करने से रोक रहा है, यानी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ऑल द मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप are act as meta directing group, M for multiple and for meta। मल्टीपल बॉन्डेड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज व्हाई आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑल द मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप always accept the electron pair from benzene ring and increases the electron density। शब्द की जगह आपको डिक्रीजेस बोलना होगा, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। सिंस द ऑर्थो और पैरा पोजीशन बिकम पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, therefore during the reaction we assume that the adjusting position of ortho or para, which is known as meta position, always act so negative charge, therefore attacking electrophile attached at meta position of the benzene ring to form the meta derivative as a product, only one product meta derivative। तो बच्चों मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप इसमें परफेक्शन ले आओ। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो फिर कोई भी रिएक्शन कराओ आपको बहुत सरल रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म तो अभी बेंजीन की जो पढ़ा वो तो एज इट इज रहेगी, बेंजीन की जो टोपी है, कैप है, वो कैप बदल जाने दो, मैकेनिज्म तो एज इट इज रहेगी,
क्योंकि मैकेनिज्म बेंजीन रिंग की होती है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, FeCl3 क्यों लिया या फिर दूसरे क्यों लेंगे, वो सब कुछ एज इट इज रहता है, क्या बदलती है। क्लियर? तो ये आपको बनना चाहिए। अगर आपको ये बनता है तो जैसे अब मैं कहूँ बच्चों कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हम एंटर करें और हम कहें कि हमने बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन कराया, अब हम क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हैं। तो सेकंड मेथड लेते हैं बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की जगह पे ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं और इसका क्लोरीनेशन मुझे कराना है इन प्रेजेंस ऑफ इरिल्यूइस एसिड FeCl3। अब आप बोलोगे आपकी स्टडी परफेक्ट है, मैकेनिज्म अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी अपन आउटसाइड रिएक्शन की बात करें। बोले यार ये देख के ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि क्लोरीन अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग known as chlorobenzene where chlorine act as meta directing group. Oh, orthopara chlorine act as orthopara directing group, बस यही क्लियर रखना, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है क्लोरीन। तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, ये गारंटी है। तो जब दो बनाएगा तो आप स्कूल में बैलेंस करने के हिसाब से इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, Cl को ओपन कर लेता हूं, ऑर्थो पैरा पे ऑटोमेटिक पूछ बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, बस हो गया। बिना मैकेनिज्म के अगर कराओगे आप बोलोगे एक ऑर्थो पे हटेगा और एक पैरा पे भी हट जाएगा। इससे आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे बच्चों, एक ऑर्थो पे Cl और निकलेगा HCl, दिस वन इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा ClCl प्लस HCl, इसको आप बोलोगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो सरल रिएक्शन है। अगर आपको मैकेनिज्म करानी है तो अभी जो मैंने कहा बेंजीन रिंग की जो मैकेनिज्म थी वही मैकेनिज्म आपको फिर से फॉलो करना है कि FeCl3 जो होगा वो Cl को ब्रेक करेगा, Cl प्लस और Cl माइनस में Cl प्लस बेंजीन के पास जाएगा और फिर उसको इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करा के और फिर जाके वो खुद अटैच हो जाएगा। फिर बेंजीन रिंग H प्लस और Cl प्लस में से Cl प्लस को सेलेक्ट कर लेगी, H प्लस को निकाल देगी, जैसे अभी मैंने फर्स्ट रिएक्शन आपको पढ़ाई। ये दो प्रोडक्ट मिल गए। अब इन दो प्रोडक्ट मिलने के बाद भी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वो क्या? बोले ये दो तो बने, लेकिन इन दो में ज्यादा कौन बना और कम कौन बना। चलो इसको रटते रहिए, दिमाग लगाते हैं। ये ध्यान दो, मान लो मेरे पास क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, चलो 1 cc का वॉल्यूम है। इन दोनों को मेरे को अरेंज करना है। तो होता क्या है कि ये दोनों में ये 60 डिग्री पे है एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, जबकि ये अपोजिट वेक्टर है एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पे। यानी ये जो पैरा पोजीशन है इसमें जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे 60 डिग्री में होने के कारण इन दोनों ग्रुप के डाइपोल मूवमेंट बनने पे इनमें रिपल्सन लग रहा है। अब मैं इक्वल वॉल्यूम में दोनों को अगर अरेंज करूंगा तो होगा क्या? जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो तो जाएगा, बोलेगा हम तो कुछ नहीं करते भैया, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, वो बढ़िया एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर जमती जाएगी, वो प्रॉपर अरेंज हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो वाला बोलेगा भाई हम तो रिपेल करते हैं, हम तो रिपेल करते हैं, इसलिए हम डिस्टॉर्शन करते हैं, हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल सब दूर दूर भागते हैं। तो मेरे इस तरफ जो यूनिट वॉल्यूम पे जब मैं ऑर्थो को अरेंज करूंगा तो ऑर्थो के नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम हमेशा पैरा के नंबर ऑफ मोल्स से कम होंगे। तो जब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा तो यूनिट वॉल्यूम पे ऑर्थो के नंबर ऑफ मोल कम होंगे, पैरा के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। इसलिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग always para derivative is formed as a major product
एक्सेप्ट सम कंडीशंस। ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन आएंगे, तो जब हम अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे तब उसमें एक्सेप्शन देखेंगे। तो ये तय हो गया कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। वाई? तो आपसे कोई ऐसा पूछे तो आंसर में क्या बताओगे? बोलो पैरा प्रोडक्ट मेजर हो गया है, ऑर्थो माइनर हो गया है। में सही क्या है? बोले पैरा कुछ नहीं हुआ है, पैरा जो था वो है, ऑर्थो माइनर हो गया है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, क्वेश्चन आएगा व्हाई पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। तो आपको बोलना ये पैरा मेजर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ऑर्थो माइनर है। तो आप बोलोगे बिकॉज इन ऑर्थो डेरिवेटिव बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट क्लोजर टू ईच अदर एट 60 डिग्री एज देयर डाइपोल मूवमेंट रिपेल टू ईच अदर with excess force, therefore the molecules become far away from each other. Hence, in unit volume of crystal structure, there less number of molecules are present than the para derivatives. That is why in such reactions, ortho derivative is always considered as minor product, while the para derivative is considered as a major product, except some conditions. अभी आप उन conditions के बारे में मत सोचिए। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्थो और पैरा दोनों लोग हैं तो उस हिसाब से रिएक्शन होती चली जाएगी। और आप पैरा को मेजर प्रोडक्ट अभी कंसीडर कर रहे हो। मैकेनिज्म इसमें भी वही होगी कि FeCl3 जो होगा वो Cl को बोलेगा आओ भाई, तो ये बोलेगा ठीक है Cl प्लस और Cl माइनस बनेगा। Cl माइनस जो होगा वो FeCl3 के पास जाएगा, Cl प्लस जो है वो बेंजीन पे अटैक कर देगा। बेंजीन पे अटैक करने के बाद वो बस फोटो कॉपी करनी है आपको एज इट इज। यहाँ पर कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती बच्चों। क्लियर है? तो आपको ये बात बहुत रिफाइंड करनी पड़ेगी अपने आप को कि हाँ ऐसा होता है। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ कि यार मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ और इस तरह की रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूँ और चेंज करने के बाद अगर मान लो मैं कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लूँ, लाइक टॉलुइन ले लूँ, और अगर टॉलुइन ले लूँ और फिर रिएक्शन कराऊँ तो क्या कुछ कंडीशन में चेंजेस आएंगे? क्या कुछ वेराइटी बदलेगी? तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि बेंजीन रिंग में अगर हाइड्रोकार्बन चेन लगी है तो ये दो केसेस कर सकती है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आप एज इट इज पढ़ रहे हो, और कार्बन चेन एक और क्लोरीनेशन करती है। वो कौन सा होता है? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, याद है? वो होता है साइड चेन क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन और H न्यूलाइट, और वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनती है। तो इस आधार पे फिर रिएक्शन में बहुत सारा नॉलेज बढ़ जाता है और बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत पूछे गए कॉम्पिटिशन्स में, इवन स्कूल में। तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो अब अगर हम टॉलुइन लेते हैं और उसका साइड चेन क्लोरीनेशन कराएं, जैसे मैंने कहा कि बच्चों ये मेरे पास है टॉलुइन, और टॉलुइन अगर लेके मैं बोलूं कि क्लोरीनेशन कराना चाहता हूं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो पहले मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं। तो आप यहां पर देख के पहले तो ये समझो कि होगा क्या। आप बोलोगे यार यहाँ पर लुईस एसिड की प्रेजेंस है तो क्या ये साइड चेन क्लोरीनेशन होगा? बोले नहीं यार, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? बोले यार ऑर्थो, पैरा, मेटा, क्या मिलेगा? बोले यार CH3 को देखो कौन सा ग्रुप है? सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है यानी ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन सा माइनर होगा? ऑर्थो माइनर होगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पर जब रिएक्शन प्रोसीड कराओगे तो एज इट इज वही दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, एक ऑर्थो पे CH3Cl प्लस HCl और एक पैरा पे CH3Cl प्लस HCl। दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन एंड दिस वन इज पैरा क्लोरो टॉलुइन, वेयर द पैरा क्लोरो टॉलुइन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये तो आपको पहले पहचानना होगा कि कोई रिएक्शन देखें तो ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन है कि साइड चेन की रिएक्शन है। तो अगर कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो हमेशा समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो फिर ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन हो रही है और मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? देखो, क्लोरीन HU फोटॉन या यूवी लाइट। आप बताओ। बोले आज तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अब पहचान आपको बननी है, रिएक्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, आइडेंटिटी। बोले यार ये तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन वाला केस आ रहा है और यहाँ पर कार्बन चेन का क्लोरीनेशन होगा, बेंजीन रिंग का नहीं होगा। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन में ये एक ही कार्बन है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। आप जानते हो फोटोलिसिस होता था, उसमें चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप आते थे। आप कार्बन चेन में एक एक करके हाइड्रोजन हटा दो, CH2Cl प्लस HCl, दिस वन इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या और करा दें? बोले हाँ यार और करा दो, घर से तो लगना नहीं है, एक बार और करा दें, एक और हाइड्रोजन हटा दें, CHCl हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ये क्या बोलोगे आप इसको? जिल जल, जो याद है ना, बेंजल बेंजल और बेंजो, ये हो जाएगा बेंजल। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। बोले और करा दें? बोले हाँ, अभी और हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस पे एक और क्लोरीन की रिएक्शन हो सकती है। बोले ये क्या बनेगा बच्चों? बोलोगे ये बेंजो है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बोले यार ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। यानी सिर्फ मैंने एरो के ऊपर लिविस एसिड लिखा तो आप उसको देख के समझ गए कि ये जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन रिंग की होगी, ऑर्थो पैरा के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एरो के ऊपर मैंने HU फोटॉन लिख दिया तो मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द साइड चेन कार्बन चेन take place by 3 steps: chain initiation, propagation and termination to form multiple product as the number of hydrogen atom present in the carbon chain। तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये कहलाएगा साइड चेन हैलोजिनेशन। IIT और नीट ने कई बार धोखा दिया है और बच्चों को फंसने का चांस मिला उसमें और बहुत नुकसान हुआ। कैसे? अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा बदल देता हूं बच्चों और आपसे बोलता हूं कि देखो अब ये मैं एथिल बेंजीन ले ले रहा हूं और इसका क्लोरीनेशन कराता हूं HU फोटॉन की प्रेजेंस में। अब आप बताओ क्या होगा? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना, क्योंकि साइड चेन हैलोजिनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो ये प्रोडक्ट होता है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। वो क्या कि या तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिले या फास्टेस्ट प्रोडक्ट मिले। आप लैब में जाते हो, लैब में कोई एक्सरसाइज कराओ, कोई प्रैक्टिकल करते हो, थीम क्या होती है? आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपर आए, टाइम लगेगा चलेगा। बहुत फास्ट ऑब्जर्वेशन हो गया लेकिन वो गड़बड़ हुआ तो बेकार है। यानी रिएक्शन का ये नेचर होता है, रिएक्शन चाहती है कि वो कितना भी टाइम ले लेकिन बनाए स्टेबल प्रोडक्ट। जब आपसे कोई पूछता है फास्टेस्ट रिएक्शन तो आप वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर सोचते हो, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है विच वन इज द प्रोडक्ट या विच वन इज द स्टेबल प्रोडक्ट तो वहां पे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर सोचते हो, पहली बात। दूसरा, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों? बोले फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है तो बच्चों उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? बोले स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मेथड। यानी ऐसी रिएक्शन में हमारा जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो क्या है बच्चों? वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथाइल ग्रुप। अब ये क्लोरीन ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्री रेडिकल इन कार्बन में, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। दोनों कार्बन से पूछेगा भैया कौन स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है, तो 2 डिग्री वाला बोलेगा मैं, तो Cl डॉट बोलेगा ओके। Cl डॉट जाके जो मोस्ट स्टेबल बना सकता है उसके साथ अटैच हो जाएगा।
और वही प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये Cl डॉट कोई एक जाके 2 डिग्री वाले पे अटैच हो जाएगा। ऐसा करने पे आपको मिलेगा CH Cl CH3 प्लस HCl। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक हटाओ, फिर एक और हटा दो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर यही आएगा। यही पे बच्चों अगर मैं ये कंपाउंड लिख दूँ तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये कंपाउंड क्या लिखा हुआ है। बोलोगे अच्छा इसको मैं कहता हूँ आइसोप्रोपिल बेंजीन। बच्चों इसका कॉमन नाम किसी को याद है? तो इसका कॉमन नाम है क्यूमीन। क्यूमीन। यही रिएक्शन अगर मैं बोलूँ क्यूमीन से कराओ, क्या करोगे? बोले यार क्या करूँगा, क्यूमीन से कराऊंगा तो फिर वही बात बोलूँगा, ये 1 डिग्री है लेकिन ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। Cl डॉट को कहाँ जोड़ दूँ, 1 पे कि 3 पे? बोले मोस्ट स्टेबल पे। 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल। तो ऐसे केस में मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? CH3 Cl मोनोक्लोरो आइसोप्रोपिल बेंजीन या मोनोक्लोरोक्यूमीन एसो। ऐसे आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराना होता है बच्चों। कोशिश करो, इनमें क्या होता है रिएक्शन को आप खूब डीप में पढ़ो, उसका पोस्टमार्टम करना, और एक एक रिएक्शन को बहुत बारीकी से सीखोगे तो आप ये ध्यान रखो कि 12th में कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनिक पढ़ते हैं जब हम, तो हमारी जो मेहनत का लेवल होता है वो ऐसा ग्राफ बनता है, एक पूरा V, इनवर्ट V बनता है। आप हैलाइड से शुरू करते हैं, आपको बहुत मेहनत लगती है, हैलाइड में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन वगैरह की रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना होता है। फिर आप अल्कोहल में आते हो, थोड़ा मेहनत कम हो जाती है क्योंकि आप हैलाइड में वो चीज़ें पढ़ चुके होते हो। फिर ईथर में आते हो, थोड़ा मेहनत कम हो जाती है। फिर आप एल्डिहाइड कीटोन में आते हो तो फिर आपको और थोड़ा सा नई बातों को पढ़ना पड़ता है। फिर एसिड डेरिवेटिव में मेहनत कम होती है। यहाँ तक आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद रिवर्स हो जाता है, सब कुछ अपोजिट होने लगता है। जो इधर की मेथड थी वो उधर की केमिकल प्रॉपर्टी, जो इधर की केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ का प्रिपरेशन, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है। लेकिन शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती है हैलाइड में, इसलिए रिएक्शंस को बहुत डीप में पढ़ना है। अब जब आप ये रिएक्शन सीख लेते हैं तब आपको सीखना होता है कि यार क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इनको बनाने की और कुछ नेम रिएक्शन है क्या? बोले हाँ, इनको बनाने की बहुत सारी नेम रिएक्शन है। इनको हम कहते हैं सैंडमायर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, बाल्ज-सीमन रिएक्शन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। इनका क्या रोल है, किस तरह से इनकी स्टडी की जाती है, इन सब का डिटेल और स्टडी कैसे होती है वो नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप इन चीज़ों को देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, उसमें इसकी स्टडी करेंगे। और अगर ये सब पसंद आ रहा है तो बस वही चाहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन बहुत पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।